जय हिंद। आज लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो हम लोग सेशन स्टार्ट किए थे उसका आज यह अगला सेशन है। इसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में हमने स्टार्ट किया था प्राचीन भारत के इतिहास। इससे पहले की जो क्लास था उसमें हम लोग देख चुके हैं क्या क्या जो आपकी प्राचीन भारत है, इसकी जो जानकारी प्राचीन भारत के जो इतिहास के स्रोत है, इसकी जो हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था पीछे जो सेशन है ना उसमें देखा था। इसमें हम लोग देखे थे धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में कुछ देखा था। उसके बाद कुछ विदेशी यात्रियों के जो विवरण है, वेद देखा था, वेदांग देखा था, पुराण देखा था। उसके बाद जो कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण है उसके बारे में भी हमने क्या किया था, जो पहले की सेशन है उसमें हमने चर्चा किया था। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्या जी पुरातात्विक संबंधी सोच, यानी कि जो हमारा प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत की जानकारी हमें किस किस चीजों से मिलती है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका नाम है क्या जी पुरातात्विक संबंधी सोच। इससे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए आज जो है इस टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। तो आज की जो सेशन होगा इसमें थ्योरी भी होगा 5 मिनट की, और उसके बाद इसमें जो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से उस उस क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कस कराया जाएगा। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे अभिलेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, और सिक्कों और अन्य अन्य जो वस्तु है उससे प्राचीन भारत की जानकारी कैसे कैसे मिलता है। तो देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पहला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। जो हाथी गुफा अभिलेख है वो आपके संबंधित है कलिंग राजा खारवेल से। तो क्वेश्चन पूछता है कि हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, कलिंग राजा खारवेल से। यह एक ऐसा अभिलेख है जो तिथि रहित अभिलेख है। एक होता है रहित और एक होता है सहित, अर्थात इसमें डेट मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद आज जो हाथी गुफा अभिलेख है इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है, तो हाथी गुफा अभिलेख में, जो किस राजा को है, कलिंग राजा खारवेल को। अगला जो आपका अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख। इसी को बोलते हैं गिरनार अभिलेख। यह जो है आपके रुद्र दामन का है। जो रुद्र दामन है उसकी कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। देखिए जो जूनागढ़ अभिलेख है ना इससे पता चलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यानी कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है, मौर्य के पश्चिमी विस्तार, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके साम्राज्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। वही अगर भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र किया गया था हाथी गुफा अभिलेख में। अगला है आपके नासिक अभिलेख। जो नासिक अभिलेख है वह है गौतमी बाल श्री का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नासिक अभिलेख किस साल से संबंधित है, गौतमी बाल श्री का। देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, जो प्रयाग स्तंभ लेख है वह आपके समुद्रगुप्त से। तो समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन सा है, प्रयाग स्तंभ लेख। उसके बाद अगला जो आपका अभिलेख है वो है एहोल अभिलेख। जो एहोल अभिलेख है वह है पुलकेशिन द्वितीय के, पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख है एहोल अभिलेख। वही आपके मंदसौर अभिलेख की चर्चा है। मंदसौर अभिलेख आपकी जो मालवा नरेश यशो वर्मन है उनकी कौन सा अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलता है, तो इस अभिलेख से रेशम बुनकारों की श्रेणी के बारे में जानकारी मिलता है, यानी कि जो रेशम बुनकार थे उनकी कैटेगरी के बारे में जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलता है। वही अगर बात करें कि भारतवर्ष से जिक्र मिलता है किससे, तो हाथी गुफा अभिलेख से। और आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार का पता किससे चलता है, जूनागढ़ अभिलेख से चलता है। जो आपके प्रयाग स्तंभ लेख है वो है समुद्रगुप्त के जो है गुप्त साम्राज्य के उन्हीं का है क्या चीज, प्रयाग स्तंभ लेख। वही आपके एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय के। देखिए अगला अभिलेख है आपके ग्वालियर अभिलेख। जो ग्वालियर अभिलेख है वह प्रतिहार नरेश भोज का। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्वालियर अभिलेख किससे है, संबंधित है, प्रतिहार नरेश भोज का। वही अगर बात करें भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की, तो जो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है वो किसका, स्कंद गुप्त के। इससे हमें जानकारी मिलता है भारत पर होने वाले हुनों के आक्रमण की जानकारी मिलता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अभिलेख है कि क्वेश्चन पूछेगा क्या कि भारत पर होने वाली हुनों के आक्रमण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो आपके स्कंद गुप्त राजा के है। उसके बाद आपका अगला अभिलेख है देवपारा अभिलेख।
देखिए, जो देवपारा अभिलेख है वो बंगाल शासक जो है जिनका नाम था क्या चीज विजय सेन। तो जो बंगाल शासक विजय सेन है उससे संबंधित है कौन सा अभिलेख? आपके देवपारा अभिलेख। वही अगर वेशनगर विदिशा या गरुड़ स्तंभ की बात करें तो यह आपके हेलियोडोटस का अभिलेख है। गरुड़ स्तंभ किसका है? हेलियोडोटस का अभिलेख है। इससे हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है? हेलियोडोटस से मिलता है। एक और बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी गरुड़ ध्वज यानी कि जो आपकी वेश विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख है ना, यह भारत में किसी राजदूत का यह भारत में किसी राजदूत का एकमात्र अभिलेख है। कौन सा? वेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख। इससे किसकी जानकारी मिलती है? भागवत धर्म की जानकारी मिलता है। यह किसका है? हेलियोडोटस का है। उसके बाद आपका जो है एरन अभिलेख, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। एरन अभिलेख इसको याद रखिएगा। एरन जो अभिलेख है वो है आपके भानुगुप्त। जो भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख है? एरन अभिलेख। देखिए, इससे हमें जानकारी मिलती है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिलता है? एरन अभिलेख से। तो क्वेश्चन पूछेगा सती प्रथा का जो है पहला लिखित साक्ष्य किससे मिलता है? एरन अभिलेख जो किसका है? भानुगुप्त के। और वही अगर क्वेश्चन पूछेगा भागवत धर्म की जानकारी किससे मिलता है तो गरुड़ स्तंभ लेख या विदिशा या वेशनगर स्तंभ लेख जो किसका है? हेलियोडोटस का है। अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत पर होने वाली हुनों के आक्रमण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलता है? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। वही अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें किया गया है तो हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन किसमें किया गया है तो मंदसौर अभिलेख में किया गया है। हो गया। चलिए अगले जो आपका अभिलेख है उसका नाम क्या है? एशिया माइनर या बोगजा कोई अभिलेख। देखिए, एशिया माइनर या बोगजा कोई अभिलेख में वैदिक देवता मित वरुण इंद्र इत्यादि का उल्लेख किससे मिलता है? आपके एशिया माइनर बोगजा कोई अभिलेख से मिलता है। तो देखिए, ये जो आपका अभिलेख है इससे क्या मिलता है? हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, जिसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण है आपके भीतरी स्तंभ लेख, एरन अभिलेख। उसके बाद आपका एक और महत्वपूर्ण है मंदसौर अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ये सब क्या है? काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसको आपको याद करना ही करना है। जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या है? सिक्के और अन्य। यानी कि जो हमारे प्राचीन भारत के, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। जो लूसन का आपका पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, अभी हम लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से मिला है, किस किस चीजों से मिला है। तो देखिए, जो सिक्का है, सिक्के के जो अध्ययन होता है, सिक्के के अध्ययन उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और जो आपके अभिलेख होता है और अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। जो अभिलेख होता है, अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी, है ना। तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स और अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। वही अगर बात करें कि सबसे प्राचीनतम सिक्का, तो जो सबसे आपकी प्राचीनतम सिक्का था वो था आपकी आहट। तो आहट क्या है? आपकी सबसे प्राचीनतम सिक्का। उसके बाद था कसारपन और पंचमढ़ सिक्के। आहट, कसारपन और पंचमढ़। देखिए, जो आपकी कसारपन का सिक्का था वो क्या था? धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पे लगाकर निर्मित होता था। यानी कि धातु से निर्मित पहला सिक्का कौन सा था? कसारपन था। और जो आपकी आहट था उसके बाद आहट भी एक प्राचीनतम सिक्का है। एक आपका था टेराकोटा। टेराकोटा, तो जो टेराकोटा होता था वो आपके था मिट्टी, मिट्टी के जो बना हुआ सिक्का होता था जिसको आग में पकाया जाता था उसी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख, यानी कि जब सिक्का पर लेख लिखने का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? यवन यानी कि जो ग्रीक शासक थे उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले सिक्का पर लेख लिखने का कार्यक्रम शुरू किया था। जो आपकी समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन सा है? समुद्रगुप्त का अभिलेख आपका कौन सा है?
प्रयाग असम में किसका है? समुद्रगुप्त का है। तो जो समुद्रगुप्त का है, उन्होंने देखा, उनकी एक सिक्का थी जिस पर देखा गया क्या कि समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं, बीना बजा रहे हैं, यह है ना। तो इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? संगीत प्रेमी कहा गया। और इससे क्या मिलता है? संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है किसकी? समुद्रगुप्त की। तो क्वेश्चन पूछेगा बिना बजाते हुए सिक्का किसका है? समुद्रगुप्त का है। सर्वप्रथम सिक्का पर लेख किसने लिखा था? यवन शासकों ने लिखा था। उसके बाद आर्किमेड यानी कि पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आपके रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो पुडुचेरी है उसी के निकट से क्या हुआ है? रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगिल का है आपका क्या कि सबसे पहले भारत का जो संबंध है वह आपके बर्मा, बर्मा जो है स्वर्ण भूमि, बर्मा को क्या कहते हैं? स्वर्ण भूमि। वर्तमान में उसका नाम क्या हो गया है? म्यांमार। उसके बाद माल्या, यानी कि माल्या को कहा गया है स्वर्ण द्वीप। और कंबोडिया, कंबोडिया को क्या कहते हैं? कम्बोज। और जावा यानी कि यवन द्वीप में से स्थापित हुआ। यानी कि भारत का इससे क्या मिला है? सबसे मतलब कि प्राचीनतम संबंध है आपके बर्मा से हो गया। बर्मा के बाद आपकी माल्या से हो गया। बर्मा को ही स्वर्ण भूमि कहा गया है, लेकिन वर्तमान में उसको क्या कहते हैं? म्यांमार कहा, म्यांमार कहा जाता है। वही अगर बात करें माल्या की, तो माल्या को कहा जाता है स्वर्ण द्वीप, कम्बोडिया को कम्बोज और जावा को यवन द्वीप। तो चलिए, आपकी जो टॉपिक था कौन सा? प्राचीन भारत। लूसेंट का जो पहला टॉपिक था प्राचीन भारत में, वो था क्या चीज? प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, प्राचीन भारत के, प्राचीन इतिहास के स्रोत। वो आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो चलिए, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं। तो आपकी जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो देखिए, आपकी जो पहला टॉपिक है क्या चीज? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में इसकी स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिला? वेद, वेदांग, है ना, पुराण, अभिलेख, कुछ विदेशी यात्री, कुछ सिक्के। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या कि जो प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? तो जो प्राचीन ईरानी थे वो भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? ऑप्शन ए दिया हुआ है कोसी, ऑप्शन बी दिया हुआ है गंगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है सिंधु, और ऑप्शन डी दिया हुआ है महानदी। तो इसका जो आपकी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि जो प्राचीन ईरानी थे वो भारत को किस नाम से जोड़ते थे? भारत से किस नदी से जोड़ते थे? आपके सिंधु नदी से जोड़ते थे। सिंधु जो नदी है, इसकी मुहाना की अगर बात करें, मुहाना, इसकी जो मुहाना है आपकी अरब सागर में है। पाकिस्तान के कराची के पास से निकलती है, कहाँ पे? अरब सागर में जो इसकी मुहाना है, किसकी? सिंधु नदी की। वही अगर गंगा नदी की बात करें, तो जो गंगा नदी के मुहाना है, वो गंगा नदी के मुहाना कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी। और कोसी का मुहाना कहाँ पे है? गंगा नदी में। जो आपकी कोसी नदी है, इसे बिहार का स्रोत कहते हैं। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, मार्ग बदलने वाली नदी कौन सा है? आपकी कोसी नदी है। आगे का जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 2, कि भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद का संकलन करता कौन है? ऑप्शन ए दिया हुआ है महर्षि कृष्ण देवयान, ऑप्शन बी दिया हुआ है वसुदेव, ऑप्शन सी दिया है क्रिस्टोफर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ये हम सब पहले जो आपकी थ्योरी की क्लास कराए थे उसमें हमने सारा चीज कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास ने क्या किया था? आपके जो थे वेदों की संकलन किया था। देखिए, जो वेद है, वेदों की अगर बात करें तो वेद जो है कई गो है? 4 गो। ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, और आपके अथर्ववेद। लेकिन जो आपकी प्रारंभ में था, वेदों की संख्या था आपके 3, है ना। जो शुरू शुरू में बात किया जाए तो शुरू शुरू में आपकी वेदों की संख्या कितना था? 3 था। इसीलिए, और ये जो तीनों है इसी को कहते हैं वेद त्रय।
लेकिन बाद में क्या किया गया, एक और वेद जोड़ दिया गया जिसका नाम था अथर्ववेद। अतः चारों को मिलाकर वेद का एक अन्य नाम है जिसको बोलते हैं संहिता। वेद का ही एक अन्य नाम क्या है, संहिता। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद जो है आपके ऋग्वेद है, और सबसे बाद यानी कि सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। क्वेश्चन एक और पूछता है कि आर्नायक, देखिए आर्नायक क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। कैसे आर्नायक, देखिए अन्याय का मतलब क्या होता है कि वैसे पुस्तक जिसकी रचना कहाँ पे की गई है, जंगल में की गई हो, उसे क्या कहते हैं, अन्यायक कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि इनमें से कौन अन्यायक नहीं है, तो जो आपकी अथर्ववेद है ना, जो आपकी अथर्ववेद है ना, इसे अन्यायक में शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है। अभी हमने बताया कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नित्य, ऑप्शन बी अपरुष्य, और ऑप्शन सी संहिता, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी चारों वेद है, चारों वेद को क्या कहते हैं, संहिता कहा जाता है। अभी हमने बताया कि चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। अपरुष से मतलब जो पुरुष से संबंधित नहीं, यानी कि ईश्वर। तो देखिए क्वेश्चन अगर पूछेगा क्या कि वेद की रचना, देखिए वेद की रचना किसने किया था, ईश्वर ने किया था, इसीलिए इसे अपरुष से कहते हैं। और चारों वेद को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। अगले का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 28, और ऑप्शन डी 12। तो जो ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल है, ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं, ठीक है। जो आपकी पहले का क्लास हुआ था, सबसे फर्स्ट क्लास, उसमें हमने वेद के बारे में ही चर्चा किया था। देखिए ऋग्वेद में जो आपकी पहला क्लास है उसमें हमने सबसे पहले वेद के बारे में चर्चा किया था कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का मतलब होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 क्या है, ऋचा है, जिसमें से 250 इंद्र के लिए और 200 अग्नि के लिए है। और इसे पढ़ने वाले क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं, ठीक है। ये सब जो पहले की क्लास था उसी में हमने क्या किया था, चर्चा कर लिया था। जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है। तो जो ऋग्वेद है उनके 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सोम, और ऑप्शन डी अग्नि। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि सोम देवता का उल्लेख किया गया है। जो इंद्र है, इंद्र के लिए कितने ऋचा, 250, अग्नि के लिए 200। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे कौन थे, इंद्र थे। इंद्र को ही क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। इन्हीं को, पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला देवता। जो अग्नि देवता, जो अग्नि थे, अग्नि का क्या काम था, जो देवता और जो मनुष्य थे, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता, यानी कि जो आपकी बिचौलिया का काम कौन करते थे, अग्नि करते थे। अग्नि के लिए आपकी 200 मंत्रों की चर्चा किया गया है। अगला है आपके ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संबंधित है। जो ऋग्वेद है उसमें जो अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी मनुष्य, और ऑप्शन डी बाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जो गाय है इसको बोला गया है न मारे जाने योग्य, है ना, यानी कि जो गाय है इसको नहीं मार सकते। अगर कोई व्यक्ति गाय को चोट पहुंचाता था तो उसे मृत्यु दंड की क्या दी जाती थी, सजा दी जाती थी। अगले का जो क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है, ईस्वी कहा जाता है, ईसा पूर्व कहा जाता है, नवपाषाण काल कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, और उनके जन्म के बाद से जो चालू हुआ उसे क्या कहते हैं, ईस्वी कहा जाता है। और नवपाषाण तो अलग ही है, आपके पूरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण का ले सब क्या है, एक अलग ही स्टोन एज। किस वेद में गद एवं पद है, क्वेश्चन है किस वेद में गद एवं पद। ऑप्शन ए यजुर्वेद,
ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जो आपकी गद एवं पद है किस वेद में है? आपकी यजुर्वेद में। यजुर्वेद के ही दो भाग है, कौन कौन? गद एवं पद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? यजुर्वेद इज द राइट आंसर। देखिए, जो आपकी सामवेद है, सामवेद को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत। जो सामवेद है उसे क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक। संगीत का जनक किसको कहते हैं? सामवेद को। वही अगर अथर्ववेद की बात करें, इसमें दिया गया है क्या चीज? जादू टोना, वशीकरण, प्यार मोहब्बत इत्यादि की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में। वही अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा, 10,462 क्या है? ऋचा है, जिसमें से 200 250 अग्नि है इंद्र के लिए, सॉरी, और 200 किसके लिए? अग्नि के लिए प्रयोग किया गया है। अग्नि का आपका क्या है? सामवेद के जो पाठ्य करते हैं, यानी कि जो सामवेद के रीडर होते हैं, जो सामवेद पढ़ते थे, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अधवायु, ऑप्शन बी उदात्री, ऑप्शन सी ऋषि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि उदात्री कहा जाता है। वही अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद की जो पाठ्यकर्ता होते हैं उसे क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। समझे? अगला है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? जो आपकी बात है, वायु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है मौर्य वंश, ऑप्शन बी दिया हुआ है अंग सातवाहन वंश, ऑप्शन सी दिया हुआ है गुप्त वंश और ऑप्शन डी दिया हुआ है क्या चीज? खिलजी वंश। तो जो आपकी वायु पुराण है यह संबंधित है आपके गुप्त वंश से संबंधित है। अगर बात करें पुराणों की, तो जो पुराण होते हैं, पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। देखिए, अगर बात करें किसकी? पुराणों की, तो जो पुराण है, पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। वही अगर पुराण भारतीय जो ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध हमें ज्ञान की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? पुराणों से मिलती है। जिसकी अगर बात कर रहे हैं रचयिता, यानी कि जो कंपोजर है वो कौन? लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रव थे। जिसकी अधिकांश जो श्लोक है किसमें था? संस्कृत में था। इस जो पुराण के पाठ कौन करते थे? पुजारी कहते थे। इसमें जो स्त्री और शूद्र थे उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, हालांकि क्या कर सकते थे? वह सुन सकते थे। वही अगर बात करें इसकी संख्या कितनी थी? 18 थी। जिसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? मत्स्य पुराण था, जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन से। वही अगर बात करें विष्णु पुराण से तो मौर्य वंश से, वायु पुराण से गुप्त वंश से, ब्राह्मण पुराण से आपकी महापुराण और भागवत पुराण से क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में क्या मिलता है? हमें जानकारी मिलता है। अगर आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद अगले का 11 नंबर क्वेश्चन है क्या? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अभी हमने आपको बताया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखिए, इसका आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? इसका जो आंसर कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले का आपके लिखा है 12 नंबर क्वेश्चन है क्या चीज? चाणक्य के लिखा अर्थशास्त्र कितने प्रकरणों से विभाजित है? जो चाणक्य है इसकी जो अर्थशास्त्र है कितने प्रकरणों से विभाजित है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 200, सॉरी, ऑप्शन डी 150। तो इसमें 180 क्या था? आपके प्रकरण है। देखिए, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के लेखक बोले तो इसके जो लेखक है जिनका नाम क्या है? चाणक्य। इन्हीं को कहते हैं विष्णुगुप्त, इन्हीं को कहते हैं कौटिल्य। ये जो है इससे मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी अच्छा मिलता है। और जो है अर्थशास्त्र का जो संबंध है वह राजनीतिक से संबंध है। इसी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है? राजनीतिक। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चचनामा के लेखक कौन है? जो आपकी चचनामा है, चचनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अली मियां,
ऑप्शन बी अली अहमद, ऑप्शन सी कलहन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी चचनामा है, चचनामा का लेखक थे अली अहमद, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपके क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? जो इतिहास के पिता है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हो गया थेसियस, ऑप्शन बी हो गया हेरोडोटस, ऑप्शन सी हो गया कलहन और ऑप्शन डी हो गया अरस्तु। तो जो आपके इतिहास से इतिहास के पिता के किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। अगले का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मेघासनिज किसके राज दरबार में आया था? है ना, काफी ही अच्छा क्वेश्चन है। मेघासनिज किसके राज दरबार में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी अरस्तु। तो मेघासनी जो थे किसके राज दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो आपके चाणक्य है ये क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। चाणक्य ने ही क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दिए थे। कहाँ पे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चाणक्य जो थे ये पुस्तक लेखक थे जिसका नाम क्या था? मेघ अर्थशास्त्र नाम था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यह आपके गुप्त वंश से संबंधित रखते हैं। इनके राज दरबार में आया था फाहियान, जो ये क्या थे? चीनी यात्री थे, चीनी लेखक या चीनी यात्री थे, चीनी यात्री या चीनी लेखक बोल सकते हैं। कौन? फाहियान आपके आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। वही बात करें वेनसांग, तो वेनसांग आए थे आपके हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में आए थे वेनसांग। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ये भी आपके चीनी यात्री थे। कौन? वेनसांग। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था और अध्यापन भी किया था। जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में आया था उस समय वहाँ कुलपति शिलभद्र थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा भी। अगले का आपके क्वेश्चन है, क्या संयुगन कौन है? कौन ईस्वी में भारत है आया था? यानी कि जो संयुगन थे वो किस ईस्वी में भारत आए थे? ऑप्शन ए 518, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 629 और ऑप्शन डी 500। तो जो आपका इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 518 ईस्वी में भारत आए थे। तो देखिए जो संयुगन है ये भी क्या है? आपके चीनी यात्री है। जो संयुगन है ये भी क्या थे? आपके चीनी यात्री थे, है ना। उसके बाद आगे क्वेश्चन ना कि वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। यानी कि जब वेनसांग आया था उसके समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य चाणक्य, ऑप्शन बी आचार्य शिलभद्र, ऑप्शन सी टॉलमी और ऑप्शन डी कपिल। तो जो उस समय कुलपति थे कौन थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कौन? शिलभद्र थे। वही चाणक्य की बात करें तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? गुरु थे। और टॉलमी क्या थे? टॉलमी आपके ज्योग्राफी से संबंधित है। अगले का आपका क्वेश्चन है 18 नंबर, कांगयुग तथा टांगयुग नामक ग्रंथों की रचना किसने किया है? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी तारानाथ और ऑप्शन डी चाणक्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि तारानाथ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम भारतवर्ष के जिक्र किस अभिलेखों में मिलता है? ऑप्शन ए हाथी गुफा, ऑप्शन बी सागौर, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा आपके हाथी गुफा अभिलेख, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का यह क्या है? अंतिम सवाल है। क्या है क्वेश्चन आपके? प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? जो प्रयाग स्तंभ लेख है किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए गौतमी बलश्री, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी रुद्रदामन। देखिए इसका भी आंसर आप लोग कहाँ पे कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज के सेशन क्या करते हैं? यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके कि हाँ इस जो आपकी जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत है, यानी कि जो आपके लूसेंट का टॉपिक 1 है, इससे अगर और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की सवाल हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।